अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप दुनिया में जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ राइट नाउ सब्सक्राइब कर लें। और अगर हो सके तो ये जो ऑडियोज़ हैं या ये जो टेप्स हैं अपने सर्कल में शेयर करें। मुझे रोज़ाना आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और अगर आप मेरी ऑडियोज़ को पसंद करते हैं तो इनको प्लीज़ लाइक भी करें। अपनी स्टोरीज़ को शेयर करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको फीज़ेबल लगे आप अपनी स्टोरीज़ को भेजें। आपका स्टोरीज़ का भेजना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गाइस, आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही वियर्ड स्टोरी है और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। ये स्टोरी हमें कुर्बान साहब ने भेजी है। ये कराची में रहा करते हैं और ये जो स्टोरी है ये इनके फादर की स्टोरी है। अब मैं कोशिश करूँगा कि ये जो स्टोरी है ये कुर्बान साहब की ही ज़बानी आपको बता सकूँ। 1970 का टाइम था। मेरे जो फादर थे उन्होंने मैट्रिक किया था। इनका ताल्लुक इंटीरियर सिंध के एक छोटे से गांव से था। जब इन्होंने मैट्रिक किया तो उसके बाद ये जॉब तलाश करने के लिए कोशिशें कर रहे थे। मुख्तलिफ जगह जाते, इंटरव्यू देते, कोशिश करते कि इनकी जॉब लग सके। बिलाखिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, बहुत कोशिशों के बाद मेरे फादर की जॉब लगी। ये जो जॉब थी ये कराची शहर में लगी थी और ये पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी स्टील मिल है उस स्टील मिल के अंदर इनको जॉब ऑफ़र की गई थी और इनको बता दिया गया था कि आपको यहाँ पे रिहाइश फराम की जाएगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद। जब तक आपको रिहाइश नहीं मिलती आपको अपनी एकोमोडेशन का खुद ही इंतज़ाम करना पड़ेगा और जब आपको रिहाइश मिल जाएगी तो उसके बाद आप चाहें तो अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं। शुरू में 1-2 साल तक जब इनके फादर को वहाँ पे रिहाइश नहीं मिली या जब तक इनको रिहाइश नहीं मिली तो इनके फादर ने ये किया कि वहाँ पे करीबी एक घर किराए पे ले लिया था और ये वहीं पे रहा करते थे। ये बताते हैं कि इनके फादर की आदत थी कि ये हर 3 से 6 महीने के बाद गांव का चक्कर लगाते थे और कुछ दिन गांव में गुजारने के बाद ये वापस अपने काम पे चले आया करते थे। तो ऐसे ही कोई दिन था और इनकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी, तो इन्होंने यही डिसाइड किया कि मैं जैसी छुट्टियां होंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि सुबह की एक ट्रेन पकड़ लूं ताकि रात को 8-9 बजे तक अपने गांव का जो स्टेशन है वहां पे उतर जाऊं और फिर वहां से सवारी पकड़ूंगा और सीधा अपने घर चला जाऊंगा। इनकी आदत थी कि जब भी ये आ रहे होते थे तो अपने घर वालों को इन्फॉर्म नहीं करते थे क्योंकि ये चाहते थे कि सबको सरप्राइज़ दे सकूं। खैर, जब ये स्टेशन पे पहुंचे और ट्रेन का वेट कर रहे थे तो इनको वहाँ जाके पता चला कि जो ट्रेन है ये 1 से 1.5 घंटे लेट हो जाएगी। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा ये वहीं पे रुके, वहीं पे वेट किया और 1-1.5 घंटा मज़ीद वेट किया। उसके बाद बिलाखिर ट्रेन आई और जब ट्रेन चली तो चलने के कुछ अरसे बाद या कुछ टाइम के बाद दोबारा से ख़राब हो गई। अब जब दोबारा से ट्रेन ख़राब हुई तो इनको जो गांव पहुंचना था, जो कि 7 या 8 बजे तक पहुंचना था, उसमें देर हो गई और जब इनकी ट्रेन इनके गांव के स्टेशन के करीब पहुंची तो रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। ये जो ट्रेन स्टेशन था ये एक छोटा सा ट्रेन स्टेशन था और यहाँ पे गाड़ी कुछ सेकंड्स के लिए रुका करती थी। अब जब ये ट्रेन से बाहर निकले, स्टेशन पे आए, तो इनका यही ख्याल था कि हो सकता है मुझे कोई गाड़ी मिल जाए, कोई कार्ट मिल जाए, कोई घोड़ा गाड़ी, कोई गधा गाड़ी, तो मैं उसमें अपना सामान लोड करूं और लोड करने के बाद अपने घर पहुंच जाऊं। इस स्टेशन से भी इनके जो घर का रास्ता था वो तकरीबन 1-1.25 घंटे का रास्ता था। खैर, जब ये स्टेशन के ऊपर आए और स्टेशन पे आके बैठे तो इन्होंने आगे पीछे देखना शुरू किया और काफ़ी गौर व खौस करने के बाद इनको वहाँ पे कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। कुछ देर तक ये परेशान घूमते रहे और उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं बैक साइड पे जाके देखता हूँ। ये उठे और इन्होंने बैक साइड पे भी जाके देख लिया।
इत्तफाक से ना कोई घोड़ा गाड़ी मौजूद थी, ना कोई गधा गाड़ी मौजूद थी। इवन कि कोई भी ऐसा जरिया नहीं था जिस जरिए को इस्तेमाल करके ये अपने घर पहुंच पाते। अब रात तो अभी शुरू हुई थी और फजर होने में 5-6 घंटे बाकी थे। काफ़ी देर तक ये वहीं पे खड़े रहे, तकरीबन 1 घंटे तक, और ये वेट करते रहे कि शायद कोई सवारी का इंतज़ाम हो जाए। अब इनके जहन में ये भी था कि मैं पूरी रात तो स्टेशन पे नहीं गुजार सकता, कुछ देर वेट करूँगा, अगर कुछ देर में सवारी का इंतज़ाम हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं पैदल यहाँ से चलना शुरू करूँगा और 2 से 2.5 घंटे में मैं अपने गांव या अपने घर पहुँच जाऊँगा। और ऐसे ही हुआ कि कुछ देर बाद इन्होंने पैदल अपने घर की तरफ या अपने गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया। पुराना दौर था, स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल नहीं थी, कच्चा पक्का रास्ता था, और ये जो रास्ता था इस रास्ते में पहले छोटा सा जंगल नुमा आता था, उससे आगे जाएं तो एक तालाब या एक पॉन्ड आया करता था, उससे मज़ीद आगे जाके खेत शुरू होते थे, और उन खेतों को क्रॉस करने के बाद इनका गांव का हिस्सा शुरू होता था। अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने गांव की तरफ चलना शुरू किया, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे इनको एहसास हो रहा था कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और बहुत शदीद सर्दी महसूस हो रही है। इसके साथ साथ शायद आज चांद की 14वीं रात थी। चांद की जो रोशनी थी वो चारों तरफ फैली हुई थी, और इस रोशनी की बदौलत इनको बहुत सारा असर हो चुका था, या कम से कम मुतमईन थे कि रोशनी है, मैं अंधेरे में नहीं चल रहा। ये बताते हैं कि जैसे ही ये जो जंगल का सा हिस्सा था या ये जो फॉरेस्ट नुमा जगह थी, मैं उसके सामने पहुंचा तो वहाँ पे एकदम से मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हुई। पहले मैं समझा कि शायद कोई कुत्ता वगैरह होगा, लेकिन जब मैंने गौर करना शुरू किया तो ये जो आवाज़ें थीं, न ये किसी इंसान की आवाज़ें थीं, न ये किसी जानवर की आवाज़ें थीं, बल्कि कुछ अजीब सी आवाज़ें थीं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई है जो बहुत तकलीफ़ में करा रहा है या रो रहा है। खैर, जैसे ही मैं उस जंगल से आगे निकला या उस फॉरेस्ट के हिस्से को मैंने क्रॉस किया तो उसके बाद एक झील या तालाब का हिस्सा शुरू हो चुका था। अब मेरी आदत थी कि जब भी मैं झील के आगे से गुज़रता था या तालाब के सामने से गुज़रता था तो पत्थर उठा के उसकी तरफ फेंकना शुरू कर देता था। वैसे ही पत्थर उठाए और एक एक करके वो जो पत्थर थे मैंने तालाब में या झील में फेंकना शुरू कर दिए। अभी मैं कुछ कदम ही चला था कि सामने मुझे एक बहुत बड़ा सा पत्थर नज़र आया। शायद ये एक टीला था, और जब मैंने उस टीले पे गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि उस टीले के ऊपर एक औरत है या एक लड़की है जो बैठी हुई है। उसकी जो पीठ है वो मेरी तरफ है और उसका जो मुंह है वो तालाब की तरफ है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो भी मेरी तरह पत्थर उठा के तालाब में या उस पॉन्ड में फेंक रही है। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो एक अजीब सी खुशबू थी जो मुझे अपने चारों तरफ महसूस हो रही थी। अब मैं जवानी के दौर में था, यंग था, खूबसूरत था, तो जैसे जैसे मैं उस लड़की को देखता चला गया वैसे वैसे ना चाहते हुए भी मेरे जो कदम थे वो उस लड़की की तरफ बढ़ते चले गए। बिला आखिर मैं उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गया, और जब मैं उसके पीछे जाके खड़ा हुआ तो उसने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा। जैसे ही उसने मेरा नाम लिया तो एकदम मैं शॉक में चला गया। मैं सोचने लगा कि आखिर ये कौन लड़की है जो मुझे जानती है और मुझे मेरे नाम से मुखातिब कर रही है। कुछ देर तक मैं मुकम्मल तौर पे पजल रहा। उसके बाद जब मेरे औसान बहाल हुए या नॉर्मल हुए तो मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ, देखता हूँ और पहचानने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि मेरी कोई जानने वाली हो या मेरे गांव की लड़की हो। ऐसा ही हुआ कि जब मैं उसके आगे गया या उसके सामने गया तो मैंने देखा कि वाकई में ये जो लड़की थी ये हमारे गांव की ही लड़की थी। अब हमारा जो गांव था वो इतना बड़ा गांव नहीं था, बहुत छोटा सा गांव था, और यहाँ पे तकरीबन 40 या 50 फैमिलीज़ रहा करती थी। गर्ज़ के जितने भी लोग थे गांव के अंदर वो सब एक दूसरे को जाना करते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे, एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते थे, और सबको सबके बारे में पता होता था। बहरहाल जब मैंने उस लड़की को देखा तो मैंने उसको सलाम किया
और जब मैंने सलाम किया तो उसने जवाब नहीं दिया। खैर कुछ देर तक मैं उसके सामने खड़ा रहा, वो मुस्कुराती रही और उसके बाद उसने मुझसे बातचीत करना शुरू की। उसने मुझसे बिल्कुल नॉर्मल बात शुरू की और बातों बातों में उसने मुझसे मेरी जॉब का पूछा, मेरे बारे में पूछा और कहने लगी कि बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ। अब जब उसने इतने सारे सवालात रखे तो मैं भी खुल के बात करने लगा। मैंने भी उसको जवाब दिए और फिर मैं भी उससे उसकी फैमिली के बारे में, उसके फादर के बारे में, उसके भाई के बारे में खैर खैरियत दरियाफ्त करने लगा। वो कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो घर वाले हैं या जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं और सब खैरियत से हैं। खैर बेतकल्लुफ़ी से मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी रात में तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम है, अकेले कैसे यहाँ पे आ गई हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। उसने पहले तो मेरे इस सवाल को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज करने की कोशिश की और जब मुझे ऐसा लगा तो मैंने दोबारा से उससे पूछा कि तुम अकेली यहाँ पे कैसे आई हो, क्या कर रही हो और यहाँ पे तुम क्यों आई हो। तो फिर वो कहने लगी कि अक्सर ऐसा होता है कि जब मेरा दिल घबराता है या मुझे घबराहट होती है तो मैं आँख बचा के घर वालों से बच के जैसे तैसे यहाँ पे आ जाती हूँ और जैसे ही फजर का टाइम होने लगता है तो मैं यहाँ से वापस चले आती हूँ। ये बताते हैं कि तकरीबन आधे से पौन घंटे तक मैं उससे मुसलसल बातें करता रहा। उसकी बातों में इस कदर सुरूर मौजूद था कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। खैर जैसे ही मुझे होश आया तो मैं उसको कहने लगा कि रात बहुत हो चुकी है, अब यहाँ पे मज़ीद रुकना ठीक नहीं है। वैसे भी हम गांव के लोग हैं, सादा लोग हैं, बेहतर यही है कि हम लोग वापस चलें। जब मैंने ऐसा कहा तो वो जो लड़की थी वो कहने लगी कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा करो कि तुम गांव की तरफ चलो और मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब उसकी जो बात थी वो बड़ी माकूल बात थी, समझ में आने वाली बात थी, क्योंकि अगर कोई भी शख्स मुझे और उसको साथ देख लेता या इतनी रात में साथ देख लेता तो हमारे किस्से कहानियाँ मशहूर हो जाते, हम बदनाम हो जाते और हो सकता है कि हमें मार दिया जाता। बहरहाल मैंने उससे इजाज़त ली और मैं चलने लगा। जैसे जैसे मैं गांव के करीब बढ़ रहा था वैसे वैसे एक हैवीनेस थी या एक भारीपन था जो मुझ पे तारी होता चला जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत मुसलसल ख़राब होती चली जा रही है। मेरा घर कुछ कदम के फासले पे था और अब मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे शदीद बुखार हो चुका है। खैर जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंचा और जब मैं अपने घर पहुंचा तो जो मेरे घर वाले थे वो सारे के सारे सरप्राइज़ थे। कुछ देर तक वो खुशी खुशी मुझसे मिलते रहे, लेकिन जब उनको मेरी तबीयत का पता चला या मेरा बुखार उनको महसूस हुआ तो वो परेशान हो गए और पूछने लगे कि तुम्हें बुखार कैसे हो गया है। अब मैंने कहा कि हो सकता है मैं इतना लंबा सफ़र करके आ रहा हूँ, पैदल आ रहा हूँ, शदीद सर्दी है, इस वजह से बुखार हो गया हो। खैर बात आई गई हो गई। उसके बाद जो मेरे घर वाले थे उन्होंने मेरे सर पे पट्टियाँ रखना शुरू की। जैसे तैसे रात गुजरी और जब मैं सुबह उठा तो मेरा जो बुखार था वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका था। मेरी तबीयत बज़ाहिर नॉर्मल लग रही थी। ये बताते हैं कि जब मैं सुबह उठ के बैठा और घर वालों से बातचीत शुरू की तो घर वाले पूछने लगे, ख़ास तौर पे मेरे फादर पूछने लगे कि बताओ सफ़र कैसा था और इतनी रात में पैदल कैसे आए। अब जब उन्होंने ये सवाल किया तो मुझे रात की पूरी कहानी याद आ गई और जैसे जैसे मुझे याद आता चला गया वैसे वैसे मैं अपने फादर को बताता चला गया। मैंने उनको बताया कि हमारे गांव के जो फला साहब हैं उनकी जो बेटी है वो मुझे रास्ते में मिली थी। अब ये सुन के जो मेरे फादर थे वो शॉक हो गए, बल्कि जो मेरी मदर थी या जो मेरे घर वाले थे सारे के सारे मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे। और जब वो मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मुझे लगा कि शायद इन लोगों को बुरा लगा है कि मैं उस लड़की के पास क्यों रुका या इतनी रात में उसके साथ बातें क्यों की, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कहने लगे कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुन के मैं उनको ताज्जुब से देखने लगा और मैंने उनसे पूछा कि आप कैसा सवाल कर रहे हैं, जिसमें मेरे फादर ने कहा कि तुम जिस लड़की का जिक्र कर रहे हो या जिस लड़की की बात कर रहे हो उससे तुम्हारी मुलाकात हो ही नहीं सकती। मैंने अपने फादर को कहा कि मेरी मुलाकात हुई है, मैंने उसके साथ आधे से पौन घंटा स्पेंड किया है,
मैंने उससे उसकी फ़ैमिली के बारे में पूछा है, उसने मेरे बारे में पूछा है और उसके बाद मैं वापस चल दिया था। ये सुन के जो मेरे फादर थे वो कहने लगे कि बेटा, तुम जिस लड़की के साथ मिलने की बात कर रहे हो या जिससे मुलाकात का तुम दावा कर रहे हो, उस लड़की की अब से 3 हफ्ते पहले एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। अब जब मैंने ये सुना तो मैं शॉक में चला गया। मेरी समझ से बाहर था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल मैंने अपने फादर को कहा कि आपका वहम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं रात में उस लड़की से मिला हूँ, उससे मेरी बातचीत हुई है, उसने मेरे साथ आधा पौन घंटा स्पेंड किया है। खैर, बात आई गई हो गई। उसके बाद जब मैं बाहर निकला, अपने गांव वालों से मिला, अपने दोस्तों से मिला, लोगों से मिला, तो बातों बातों में मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि वो जो फला फला साहब की बेटी है वो कैसी है। ये सुन के जो मेरे दोस्त थे वो सारे के सारे दोस्त कहने लगे कि यार वो बहुत अच्छी थी, अब से 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले उसका इंतकाल हो गया है। और वो कहने लगे कि उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ये बताते हैं कि सुन के मैं शॉक में चला गया और मेरे लिए ये सब कुछ नाकाबिले यकीन था। बहरहाल जब मैंने अपने दोस्तों से ये सारा का सारा वाक़या शेयर किया तो वो कहने लगे कि तुम्हारा वहम होगा। उसके बाद ये बताते हैं कि वो जो लड़की थी, जिस लड़की से मेरी रात में मुलाकात हुई थी या जिससे मैं रात में मिल के आया था, मैंने अपने दोस्तों को राज़ी किया कि हम उनके घर चलते हैं, उसके वालिदैन से मिलते हैं, उसके पेरेंट्स से मुलाकात करते हैं। हो सकता है कि वो ज़िंदा हो और उसके घर वाले इस तरह बोल रहे हों, लेकिन जो मेरे दोस्त थे वो सारे के सारे दोस्त कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, हम खुद उसके जनाजे में गए थे या हम सब के सब लोग उसकी तदफीन में शामिल हुए थे। खैर, हम जितने भी दोस्त थे सारे के सारे दोस्त उसके फादर के पास गए, उनसे मुलाकात की और जब उनसे मुलाकात की तो वाकई में हमें पता चला कि वो जो लड़की थी जिससे मैं रात में मिल के आ रहा था, जिसके साथ मैंने आधे से पौन घंटा गुजारा था, उसकी वाकई में 3 हफ्ते पहले डेथ हो चुकी थी। ये बताते हैं कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ था, या जो भी इंसिडेंट हुआ था, ये नाकाबिले यकीन था और हैरान कुन था। मैंने अब से पहले बहुत सारे किस्से कहानियों में इस तरह की बातें सुन रखी थी और मैं आम तौर पे इस तरह की बातों पे यकीन नहीं किया करता था, लेकिन क्योंकि ये जो वाक़या हुआ था ये मेरे अपने साथ हुआ था तो मैं ख़ुद ही इसका गवाह था। बहरहाल 1-2 दिन मज़ीद गुजारने के बाद हम जितने भी दोस्त थे, हम लोगों ने डिसाइड किया कि जिस जगह पे या जिस लोकेशन पे वो लड़की मुझे नज़र आई थी या जिस टीले पे वो वहाँ पे बैठी हुई थी, हम वहाँ का एक चक्कर लगाएंगे। ये बताते हैं कि इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजरे तो उसके बाद मैं, मेरे दोस्त, हम लोग सारे के सारे लोग उस पॉन्ड के पास या उस तालाब के पास पहुँचे और हम एग्जैक्टली उसी पॉन्ड के पास, उस टीले के पास जाके खड़े हुए। हम काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े रहे। वहाँ पे हमें ना कोई लड़की नज़र आई, ना उसका कोई नामो निशान नज़र आया। हाँ, एक चीज़ हमने देखी थी कि वो जो टीला था या वो जो पत्थर का टीला था जहाँ पे वो लड़की बैठी हुई मुझे मिली थी, वहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ रखी हुई थी। जब हम सब ने उन चूड़ियों को देखा तो हम सब ने उनको टच नहीं किया, बस उनको देखने के बाद हम लोग वहाँ से वापस रवाना हो गए। ये बताते हैं कि जब तक मेरे फादर ज़िंदा रहे तब तक उनके जहन में ख्यालात रहे, ये सवालात रहे कि आखिर उनकी एक मुर्दा लड़की से कैसे मुलाकात हो सकती है। ये वो सवाल था जो मेरे फादर के जहन में हमेशा रहा और जब तक वो ज़िंदा रहे इसकी कोई एक्सप्लेनेशन, कोई जवाब इनको नहीं मिल सका। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें। और आप लोगों से एक पुरानी रिक्वेस्ट है कि आप देखें सामने बेल आइकन मौजूद होगा, इस बेल आइकन के अंदर जाएं, यहाँ पे जाके जितने भी नोटिफिकेशन हैं यानी कि ऑल को ऑन कर लें। जब आप ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद से जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप इस मामले में कोऑपरेट करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको, मेरी फैमिली को, सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुशहाली दे। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।